नमस्कार। इस व्याख्यान में हम फिल्म समीक्षा और उससे जुड़े जो दूसरे तमाम पहलू हैं, खास तौर पर सिनेमा की भाषा और संवेदना के स्तर पर लोगों को छूने का प्रयास, इस पर हम चर्चा करेंगे और जो अहम फिल्में हैं उनके कथानक के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भारतीय फिल्मों ने दर्शकों की संवेदनाओं को छूने का प्रयास किया है। फिल्में अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है, इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा। भले ही सिनेमा ने 110 साल से भी अधिक का सफ़र पूरा कर लिया है और तमाम तरह के बदलाव हम देख रहे हैं कि सिनेमा में आ गए हैं, इसके बावजूद फिल्मों को लेकर जो तिलिस्म का दौर है, जो फिल्मों का जो जादू है, वो लोगों में के बीच जरा भी कम नहीं हुआ है। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज़ होती है किसी भी माध्यम पर, चाहे वो सिनेमाघर में हो, OTT हो या और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौर में हो, लेकिन फिल्मों जब भी नई फिल्म कोई आती है उसे लेकर दर्शकों का क्रेज़, उनकी दीवानगी लगभग उसी तरह है जो बहुत शुरू में जब फिल्मों ने कदम रखा ही था, तो वो जो दीवानगी थी वो आज भी बरकरार है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जब हम फिल्म समीक्षा की बात करते हैं तो क्या कोई समीक्षा, फिल्मों की जो समीक्षा है वो दर्शकों को किस स्तर तक प्रभावित करती है और फिल्म को देखने या न देखने का जो उनका निर्णय है, वो समीक्षा उनकी कितनी मदद करती है इस निर्णय को करने में। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो फिल्मों का कथानक है या जो उसकी भाषा है, उसके संवाद है, जो उसकी कहानी है, वो दर्शक उससे कितना अपने आप को जोड़ पाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम फिल्म समीक्षा के इन पहलुओं की बात करते हैं तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि जो समाज में बदलाव आया है वो बदलाव फिल्मों में किस स्तर पर है और उस बदलाव की वजह से दर्शक फिल्मों से कितना अपने आप को जोड़ पा रहा है। अब अगर हम आज़ादी के बाद के दौर की बात करें, 50 का दशक, हमने देखा कि देश नया आज़ाद हुआ और लोगों की उम्मीदें, लोगों के सपने, लोगों की आकांक्षाएं वो एक तरह से उछाल ले रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हम एक ऐसा नया देश गढ़ने जा रहे हैं जहां सबके लिए समान अवसर, समान मौके मौजूद होंगे और जो एक आर्थिक खाई है वो दूर हो सकेगी। ये दौर 50 के दशक का ये दौर है। तो उस दौर में जो फिल्में आती हैं तो जाहिर है कि दर्शक उन फिल्मों में अपने उम्मीदों के अक्स, अपने सपनों की प्रतिबिंब उसमें देखने का प्रयास करेंगे। उसी दौर में एक फिल्म आती है 2 बीघा ज़मीन। न्यू थिएटर्स से निकले मशहूर फिल्मकार विमल राय की ये फिल्म है 2 बीघा ज़मीन। और जैसा कि नाम से जाहिर होता है, ये ज़मीन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस फिल्म में उठाया गया है। 1953 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और ये वो दौर था जब देश का जो किसान वर्ग है, जो देश का मजदूर वर्ग है, वो नए देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए छटपटा रहा था। इस दौर में हम देखते हैं कि विमल राय की ये जो फिल्म है 2 बीघा ज़मीन, ये हमें बताने की कोशिश करती है कि भले ही देश को आज़ाद हुए 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन आधुनिक जो बनने की कोशिश है, आधुनिकीकरण की जो दौड़ है, उसमें हम देश के सर्वहारा वर्ग को भूलते जा रहे हैं। अब ये जो 2 बीघा ज़मीन फिल्म है, ये एक किसान की कहानी कहती है, शंभू जिसका नाम है और जिसकी ज़मीन एक गांव के साहूकार के पास रेहन रखी हुई है। अब वो चूंकि वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है तो साहूकार उसे कहता है कि क्यों न तुम इस ज़मीन को बेच दो। तो किसान कातर भाव से कहता है, ज़मीन तो हमारी माँ होती है हुजूर, हम उसे कैसे बेच दें। तो 50 के दशक में जो लोग हैं वो ज़मीन से एक माँ जैसा रिश्ता कायम करते हैं। अब आप भाषा पे आप गौर कीजिए कि ज़मीन तो हमारी माँ है, हम माँ को कैसे बेच सकते हैं। और आज जब 21वीं सदी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम में से शायद ही कोई इस लेवल पे ज़मीन के साथ जुड़ पाता है कि ज़मीन तो हमारी माँ है। आज हम बेचने की, खरीदने की जो बातें बहुत आराम से करते हैं। तो 2 बीघा ज़मीन हमको बताती है कि ज़मीन के साथ आपका एक अलग तरह का रिश्ता है। तो ये जो फिल्म है 2 बीघा ज़मीन, ये कई मौक़ों पर इसकी चर्चा आती है और देश और दुनिया में आज भी इस फिल्म को एक प्रमुख बदलावकारी, परिवर्तनकारी फिल्म के तौर पे देखा जाता है कि एक गांव का किसान मामूली सा कर्ज चुकाने के लिए अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है और आखिर में भी वो उस ज़मीन को छुड़ा नहीं पाता है। और जब जैसे तैसे वो कर्ज की राशि इकट्ठा करके, जो बेमुश्किल 250 रुपये के आसपास की राशि है, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, उस राशि को जैसे तैसे जुटाकर जब वो वापस साहूकार के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी ज़मीन पर एक बड़ी मिल खड़ी हो गई है। तो मशीन और इंसान, इनका जो रिश्ता है वो फिल्म हमको बताती है कि आने वाला दौर ऐसा होगा। और हम अगर आज उस फिल्म को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखते हैं कि मशीन बहुत तेज़ी से, चाहे वो
इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, एआई की बात करें, या दूसरी जितनी भी तकनीक है उसकी हम बात करें, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह मशीनें इंसान की जगह लेती जा रही हैं। तो वो जो संवेदना का स्तर था उस फिल्म ने हमें दिखाया। आज़ादी के बाद जो फिल्में बना करती थी तो उसमें ये था कि हमारा अपना देश है और उसे हमें अपने प्रयासों के साथ, अपनी कोशिशों के साथ गढ़ना है, नए सिरे से इस देश को खड़ा होना है। इसी दौर में वी शांताराम जैसे फिल्मकार वो अपनी फिल्मों के जरिए खास किस्म के सामाजिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा अपना देश है, जो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो चुका है, उस देश को अगर हमें दुनिया के सामने एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करना है तो हमें अपने रहन सहन में, अपने व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। वी शांताराम की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है 2 आंखें 12 हाथ। 1957 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में वी शांताराम ने एक नए किस्म का कथानक इस्तेमाल किया था जो इससे पहले कभी किसी फिल्म में नहीं किया गया था। इस फिल्म में एक जेलर और 6 कैदियों की कहानी कही गई है। 6 कैदी जो किसी न किसी जुर्म में सजा काट रहे हैं और आमतौर पर जो समाज में नज़रिया होता है कैदियों के प्रति, उनके साथ घृणा का बर्ताव किया जाता है। लेकिन गांधी जी का जो एक संदेश था कि आप पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, उस संदेश को लेकर वी शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ का निर्माण किया और एक जेलर की भूमिका खुद उन्होंने निभाई और ये बताने की कोशिश की कि अगर हम अपराधियों के साथ थोड़ा संभाव का बर्ताव करें और उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें कि क्यों उन्होंने अपराध का रास्ता अख्तियार किया, क्यों वो उस रास्ते पर चल निकले, उन्हें हम वापस क्या उस रास्ते से वापस नहीं ला सकते? अगर ला सकते हैं तो हमें ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ये फिल्म हमें ये संदेश देती है और उस फिल्म को आज भी भारतीय सिनेमा के कालजयी फिल्मों में हम दर्ज करते हैं। तो बड़ी बात है कि आप एक 6 कैदियों के साथ इस तरह का प्रयोग करते हैं कि जेलर को पूरी छूट मिलती है कि वो उन कैदियों को लेकर उनमें बदलाव और उनके ज़रिए समाज में एक नई लहर की कोशिश करें। जब हमने 2 बीघा ज़मीन की बात की थी तो हमने बताया था कि विमल रॉय ने उस फिल्म का निर्माण किया। लगे हाथ हम ये भी बता दें कि 2 बीघा ज़मीन के साथ स्क्रीन प्ले राइटर यानी पटकथा लेखक के तौर पे ऋषिकेश मुखर्जी का नाम भी जुड़ा था। ये वही ऋषिकेश मुखर्जी हैं जिन्होंने बाद में फिल्म संपादक और फिल्म निर्देशक के तौर पे अपनी एक अलहदा किस्म की पहचान बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी ने 70 के दशक में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई थी, आनंद। यह फिल्म भी संवेदना के स्तर पर हमें बुरी तरह झकझोरती है। राजेश खन्ना जो उस दौर में एक सुपरस्टार का दर्जा पा चुके थे और उनकी फिल्में रातों रात टिकट खिड़की पे कामयाब हो रही थी और हर नई फिल्म के साथ वे नए कीर्तिमान रच रहे थे लोकप्रियता के, राजेश खन्ना को लेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बहुत ही संवेदनशील फिल्म का निर्माण किया और ये फिल्म आनंद आज हालांकि 50 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म में जो कथ्य, जो कथानक और जो संवेदना का स्तर है वो आज भी उतना ही ताज़ा है जो 50 साल पहले था। आनंद दरअसल एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कैंसर से पीड़ित है और ये लगभग तय है कि उसकी ज़िंदगी कुछ ही महीनों की बाकी है। तो आनंद ये संदेश देने की कोशिश करती है कि भले ही आपकी ज़िंदगी छोटी हो, लेकिन जो भी ज़िंदगी आपको मिली है उसे आपको बहुत ही खुशनुमा माहौल में और बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल में जीना चाहिए। इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो आनंद के ज़रिए ऋषिकेश मुखर्जी 70 के दशक में सिने दर्शकों के बीच एक किस्म का आशावाद भरने की कोशिश करते हैं। फिल्म हालांकि दुखांत है, फिल्म के आखिर में नायक की मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद फिल्म ये कहने की कोशिश करती है कि तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बाद भी हमें अपनी ज़िंदगी से खुशियों का, उल्लास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और ज़िंदगी को लंबा करने के बजाय उसे बड़ा करना चाहिए। कुछ अर्थों में देखें तो आनंद जो है मौत को लेकर एक किस्म की कविता है। कई अवसरों पर आनंद के ऐसे संवाद, ऐसे सीन रहे हैं जो लोगों की आंखों को नम कर देते हैं। आनंद में ऋषिकेश मुखर्जी जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु को भी एक उत्सव की भांति प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से ऋषिकेश मुखर्जी आनंद के जरिए ये कहने की कोशिश करते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये फिल्म मौत पर आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं करती। फिल्म भले ही खत्म होती और दुखांत पे जाके खत्म होती,
दर्शक जब सिनेमाघर से निकलता है या जब आप टेलीविज़न पर उस फिल्म को देखते हैं तो आपकी आंखें नम ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आशावाद और उम्मीदों का एक किरण आपको नज़र आती है कि हमें जो भी ज़िंदगी मिली है उसे हमें दूसरे लोगों के साथ मिल बांट कर किस तरह हंसी खुशी हम उसको बिता सकते हैं। ये 70 के दशक में आनंद के ज़रिए ऋषिकेश मुखर्जी का कहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस फिल्म के संवाद गुलजार ने लिखे थे, जिन्होंने बाद में एक मशहूर फिल्मकार के तौर पर, गीतकार, शायर के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान गुलजार ने बनाई है। लगभग वही दौर था आनंद का जब सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार शतरंज के खिलाड़ी फिल्म लेकर आते हैं, जिन्होंने 1955 में पथेर पांचाली जैसी फिल्म बनाकर विश्व सिनेमा में अपना एक अलग पहचान उन्होंने बना ली थी। और जब हिंदी सिनेमा की बात आई तो ये सत्यजीत राय की पहली हिंदी फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, जो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। तो 70 के दशक में शतरंज के खिलाड़ी के जरिए सत्यजीत राय ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे देश की आवाम है वो अपने अधिकारों को लेकर, आवाम यानी जनता अपने अधिकारों को लेकर कितनी उदासीन है, और जो देश का जो शासक वर्ग है वो जनता की समस्याओं, उनकी चुनौतियों, उनकी मुश्किलों की तरफ से आंखें मूंद कर बैठा है। हालांकि प्रेमचंद की ये कहानी 40 के दशक के आसपास रची गई थी, तब वो दौर था, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी थी वो प्रेमचंद की थी, लेकिन फिल्म पूरी तरह सत्यजीत राय की है। लखनऊ की पृष्ठभूमि में वो दिखाते हैं कि दो नवाब हैं जो लगभग हर वक्त शतरंज की बाजी खेलने में महफूज हैं, वहाँ पर वो बुरी तरह जुटे हुए हैं, और लेकिन लोगों की समस्याओं को, उनकी मुश्किलों को आवाज़ देने की वो कोई कोशिश नहीं करते, और आखिरकार एक दिन लखनऊ पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो जाता है। हम देखते हैं कि ये फिल्म एक तरह का पॉलिटिकल सिनेमा है। यहाँ से हम मान सकते हैं कि हिंदी में राजनीतिक जो मुहावरा है वो फिल्मों में आने लगा, क्योंकि लगभग हर दौर में हमने इस तरह की परिस्थितियाँ देखी है जब शासक वर्ग ने लोगों की मुश्किलों, चुनौतियों की तरफ से आंखें मूंद ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग, आवाम, जनता जो है वो पूरी तरह जागरूक नहीं हुई। तो सत्यजीत राय जैसा फिल्मकार ही 70 के दशक में ये साहस कर सकता था कि वो ये दिखाए कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते, या शासक वर्ग से उन उम्मीदों को पूरा नहीं करा सकते जो हमने सोची हैं अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में। तो सत्यजीत राय का ये प्रयास काफ़ी सराहा गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फिल्म को काफ़ी सराहना मिली। और शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी थी प्रेमचंद की, उसको लोगों ने नए परिप्रेक्ष्य में, नई पृष्ठभूमि में इस फिल्म के ज़रिए देखा। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्म है, या 2 बीघा ज़मीन की हमने बात की, या 2 आंखें 12 हाथ की हमने बात की, तो एक किस्म के निराशावाद से बाहर निकलने की छटपटाहट इन फिल्मों में नज़र आती है। ये निराशावाद चाहे वो हालात की वजह से हो, चाहे हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं हो पाने की कुंठा उसमें झलकती हो, लेकिन उस दौर का जो फिल्मकार था उसने अपने सिनेमाई कथ्य के ज़रिए ये बताने का प्रयास किया कि लोग देश और दुनिया या समाज को लेकर क्या सोच रखते हैं। इसी कड़ी में एक नाम आता है गुरुदत्त का, जिन्होंने अपनी फिल्म प्यासा के ज़रिए ये बताने का प्रयास किया कि लोग, जो अपने आसपास के जो लोग हैं, वो अपने दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए किस तरह सहन नहीं कर पाते, और उनकी वजह से कोई शख्स अपनी पहचान नहीं बना पाता, और कैसे प्रतिभाशाली लोग ऐसे लोगों के कॉकस में दम तोड़ देते। तो प्यासा के ज़रिए उन्होंने एक कवि की बात कहने की कोशिश की। प्यासा में गुरुदत्त ने ही मुख्य भूमिका निभाई है, और उन्होंने एक ऐसे कवि का किरदार निभाया जो अपनी रचनाओं को, अपनी नज़मों को लेकर छपना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, लेकिन उसके जीते जी उसकी रचनाओं को वो पहचान नहीं मिलती, उस कवि को वो पहचान नहीं मिलती। और जब एक घटनाक्रम में उस कवि को मरा हुआ मान लिया जाता है तो पूरी दुनिया उसकी रचनाओं को, उसकी नज़मों को पढ़ने के लिए बेताब हो उठती है, दीवाना हो उठती है। और जब दुनिया को ये पता लगता है कि जिस कवि को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था, इत्तेफाक से वो बच गया है और मौजूद है, तो लोग उस कवि की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, और वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये वही कवि है जिसने अपनी नज़मों में, अपने गज़लों में, अपनी शायरी में दुख दर्द को उंडेला। वो मानने को तैयार नहीं होते, और आखिरकार गुरुदत्त एक कवि के रूप में फिर एक गुमनामी की ज़िंदगी की तरफ बढ़ जाते हैं। साहिर लुधियानवी ने प्यासा फिल्म के गीत लिखे थे, और उनकी जो मशहूर लाइन है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
तो 57 के दौर में यानी कि 60 के दशक में लोग ये सोचने लगे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि यहाँ हम अपनी पहचान के लिए छटपटा रहे हैं, अपना एक अलग वजूद बनाने के लिए हम तरस रहे हैं, और जो बाज़ार है वो बाज़ार धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। यहाँ भी प्यासा में गुरुदत्त जो है प्रकाशन से जुड़ा हुआ जो बाज़ार है उसकी कुटिलताओं, उनकी चालाकियों को सामने लाते हैं कि किस तरह प्रकाशन से जुड़े लोग कवियों की नज़मों को या गज़लों को, गीतों को छाप कर किस तरह अपना खजाना भरना चाहते हैं, लेकिन कवि अंत तक मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर रहता है। तो जो बाज़ार की ताकतें हम आज के दौर में देख रहे हैं, किस तरह बाज़ार हम पे हावी है, तो इसकी झलक गुरुदत्त 57 में ही दे चुके थे प्यासा फिल्म के ज़रिए। लेकिन 50, 60 और 70 के दशक की फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सामाजिक मसले और जो देश को लेकर हमने जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हुई, और उनसे उपजी हुई निराशा उन फिल्मों में नज़र आती है। लेकिन जैसे ही नई सदी की आहट होती है, 2000 के आसपास हम देखते हैं, तो सिनेमा में अचानक एक खास किस्म का बदलाव हम देखते हैं, और वो बदलाव है कथानक के स्तर पर। किस तरह फिल्मों की भाषा और उनका कथ्य वो बदलता चला गया। अगर हम बात करें 2000 की, तो उस समय 2 फिल्में आई थी, लगान और गदर एक प्रेम कथा। दोनों फिल्में इत्तेफाक से एक ही दिन रिलीज होती हैं। दोनों का कथानक बिल्कुल अलहदा, लेकिन दोनों के अंडर करंट में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, दोनों फिल्मों में, एक फिल्म में अतिरंजित रूप में और एक में बहुत ही संतुलित रूप में हमें दिखाया गया, और दोनों फिल्मों को दर्शक सर आंखों पर बिठाते हैं। वजह यह है कि 2000 के आसपास का वो दौर था जब हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब थे, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो दूसरी ताकतें हैं, पड़ोसी ताकतें, वो हम पे हावी होने की कोशिश कर रही। उस दौर में गदर जैसी फिल्म लोगों को देशभक्ति की तरफ फिर से उत्प्रेरित करती है, और लगान जिसमें ब्रिटिश हुकूमत से जो हमने सालों लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को नए सिरे से दिखाया गया। क्रिकेट के जरिए ब्रिटेन के साथ हमारी लड़ाई होती है, और किस तरह एक छोटे से गांव की अनगढ़ सी क्रिकेट टीम, ब्रिटिश हुकूमत जो कि क्रिकेट को इतने अच्छे से समझती है, जानती है, उस टीम को हराने में हम कामयाब होते हैं और अपना लगान हम माफ़ करा लेते हैं। तो ये दोनों फिल्में कथानक के स्तर पर ये बताती है कि लोग जब भी देश के गौरव, सम्मान और गर्व की बात है तो लोग एक साथ उठ खड़े हुए हैं, और लोगों ने किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया है, चाहे वो गदर की बात हो, चाहे लगान की बात हो। इसी दौर में हम देखते हैं कि सिनेमा में भाषाई मोर्चे पर और कथानक के मोर्चे पे जो बदलाव हमने बात की, उसमें यह है कि महिलाओं को लेकर एक अलग तरह की फिल्में और एक मजबूत फिल्में सामने आने लगी। जहां हम गुजरे दौर की बात करें तो हमने देखा कि वी शांताराम की फिल्में जैसे दुनिया ना माने या पड़ोसी, उनमें महिलाओं के किरदार बहुत कमज़ोर रूप में नज़र आते हैं। ये हम देखते हैं कि समाज में उन पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हम देखते हैं समाज में स्त्रियों को आगे आने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन 2000 और नई सदी के आसपास ये जो समाज में हमने बदलाव देखा, वो बदलाव फिल्मों में भी नज़र आने लगा। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करें तो कुछ अर्सा पहले एक फिल्म आई थी दंगल। अब दंगल यूं तो एक स्पोर्ट्स फिल्म कह सकते हैं, कुश्ती पर आधारित फिल्म है। महावीर फोगाट जो पहलवान थे उनकी असली ज़िंदगी पर फिल्म है। लेकिन उस फिल्म के बहाने ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर बच्चियां या लड़कियां या युवतियां भी ये ठान लें कि उन्हें अपना एक अलग वजूद, एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती। और दर्शकों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया, नितेश तिवारी की ये फिल्म, दर्शकों ने इतना पसंद किया इसको कि लोगों ने माना कि वाकई अगर महिलाओं को केंद्र में रखकर अगर किसी फिल्म का निर्माण किया जाए और किसी फिल्म को आगे बढ़ाया जाए तो कोई कारण नहीं कि उस फिल्म को लोग पसंद नहीं करें। दंगल फिल्म का जो डायलॉग है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के, ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया। तो आप देखिए संवेदना के स्तर पर कैसे वो फिल्म लोगों को पसंद आती। आज भी कई लोग जब लड़कियों का उदाहरण देते हैं तो इस डायलॉग की बात करते हैं कि मारी छोरियां छोरों से कम है कि। ये जो बात थी, इतना पिंच लोगों को किया, तो ये समझ में आती है बात कि अगर सिनेमा संवेदनात्मक स्तर पर अपनी भाषा में, अपने संवादों में प्रयोग करें तो कोई कारण नहीं कि दर्शक उसको पसंद नहीं करें। जैसे जैसे सिनेमा बदलता गया उसमें नए कथानक आते गए, नए कथ्य आते गए, नई कहानी आती गई। जाहिर है कि दर्शकों की अवधारणा भी उसी के मुताबिक बदलती चली गई। शुरू से हम पढ़ते आए कि सिनेमा जो है वो समाज का एक तरह का आईना है। जो कुछ समाज में घट रहा है वो सिनेमा में नज़र आ रहा है, भले वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति के रूप में या थोड़ा अतिरंजित, लेकिन जो सामाजिक अवधारणाएं हैं, जो लोगों का मानस है, वो हम फिल्मों में किसी न किसी रूप में उसकी झलक हमें मिलती है। 2 साल पहले एक फिल्म आई थी उरी, सर्जिकल स्ट्राइक पर यह फिल्म केंद्रित थी।
इस फिल्म ने लोगों के मानस को इतना प्रभावित किया कि एक अलग तरह का मुहावरा इस फिल्म ने गढ़ डाला। और जो फिल्म का नायक विकी कौशल ने ये भूमिका निभाई थी, और जो उसका डायलॉग था, हाउ इज़ द जोश, वो डायलॉग आम लोगों की बोलचाल में इतना आ गया कि आज भी बड़े सहज रूप से लोग इस बात का इस्तेमाल करते हैं, हाउ इज़ द जोश। तो फिल्म का जो नायक है विकी कौशल, उसका जो प्रस्तुतिकरण, जो उसका किरदार गढ़ा गया और जो उसके संवाद लिखे गए, सीधा लोगों को इतना हिट करता है, इतना प्रभावित करता है। तो कोई कारण नहीं कि अगर आप फिल्मों में कथानक के आधार पर या संवाद के आधार पर जब लोगों की अवधारणाओं को छूते हैं, लोगों के मानस को छूने की कोशिश करते हैं, तो दर्शक उन फिल्मों को हाथों हाथ लेते हैं। फिल्म समीक्षा के विविध पहलुओं की जब हम बात करते हैं और भाषाई संवेदना और संवाद, कथ्य कहानी की जब हम बात करते हैं, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल इस संदर्भ में आता है कि कोई फिल्म अगर अच्छी है और कोई फिल्म अगर हिट है या कामयाब है, तो इन दोनों को किस अलग अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। किसी फिल्म का अच्छा होना और उसका कामयाब होना, तो ज़्यादातर समालोचकों का ये मानना है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई फिल्म अगर कामयाब है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी भी हो। जैसे हमने थोड़ी देर पहले शोले फिल्म की बात की, जिसमें हिंसा को बहुत महिमा मंडित करके दिखाया गया। कामयाबी के मोर्चे पे बात करें तो वो फिल्म नए प्रतिमान रचती है, नए रिकॉर्ड बनाती है। और आज भी जब किसी फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की बात कही जाती है तो शोले का संदर्भ आता ही है। लेकिन क्या उसे हम अच्छी फिल्म की कैटेगरी में रखेंगे? तो ये सवाल उस पुराने सवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या दर्शकों को क्या देखना चाहिए और वे क्या देख रहे हैं। ये इससे जुड़ा हुआ सवाल है। फिल्म का अच्छा होना बिल्कुल एक अलग किस्म की बात है और फिल्म का हिट होना एक दूसरी तरह की बात है। तो जब फिल्म समीक्षक किसी फिल्म की समीक्षा कर रहा है तो उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप पुरानी पत्रिकाओं का या पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि शोले को ज़्यादातर समीक्षकों ने एक साधारण सी औसत दर्जे की फिल्म करार दिया था, और आज भी शायद समालोचक इस बात पर कायम है। लेकिन दर्शकों का मिजाज वो अलग तरह का था। दर्शकों ने उस फिल्म को पसंद किया और उस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया। ये एक अलग तरह का मिजाज है। तो ये चुनौती फिल्म समीक्षकों के सामने लगभग हर दौर में रही है कि वो अच्छी फिल्म और कामयाब फिल्म के बीच जो एक बहुत महीन रेखा है उसे कैसे पकड़ें और कैसे प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में हम थोड़ा कला सिनेमा की चर्चा करना चाहेंगे। 70 के दशक में कुछ ऐसी फिल्में सामने आई थी जैसे गमन, अंकुर, भूमिका, अर्थ। ये ऐसी फिल्में थी जिनमें मनोरंजन का फॉर्मूला पृष्ठभूमि में था और जो सामाजिक मसले थे, लोगों से जुड़े जो मुद्दे थे, उनको इन फिल्मों में बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया था। इनको कला सिनेमा इसलिए कहा गया कि इन फिल्मों में न तो बड़े स्टार हुआ करते थे, न बड़े फिल्मकार थे, न वो चमक धमक थी, न भव्यता थी, न चकाचौंध थी। एक सीधे सादी कहानी और उसको बहुत ही यथार्थपरक तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, और उसमें उन फिल्मों को भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोग इस बात पे एकमत हुए कि फिल्म को सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं समझा जाना चाहिए, और फिल्में इससे भी आगे बढ़कर एक सामाजिक संदेश के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और ये बता सकती हैं कि हमारे समाज में जो कुछ घट रहा है उसे हम और हमारा फिल्मकार किस नज़रिए से देखना चाहता है। श्याम बेनेगल, गोविंद निहालानी, मृणाल सेन, ऐसे तमाम फिल्मकार हुए जिन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए उन्होंने कभी भी मनोरंजन के फॉर्मूलों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने यथार्थपरक कथानक उठाए, सच्ची कहानियाँ जीवन से उठाई और उनका चित्रीकरण भी बिल्कुल वैसे ही किया। न उसमें भव्यता है न चकाचौंध है, यथार्थपरक सिनेमा जिसे हम कह सकते हैं। और लगभग हर दौर में ये फिल्म, इस तरह की फिल्में बनती रही हैं। और खुशी की बात यह है कि दर्शक वर्ग ने भी इस तरह की फिल्मों को पसंद किया है। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कॉमर्शियल सिनेमा है जिसमें बड़े स्टार हैं और भव्यता है, चमक है, चकाचौंध है, गीत संगीत है, और दूसरी तरफ गौतम घोष, श्याम बेनेगल, इनकी फिल्में, चाहे वो अंकुर की बात करें, भूमिका की हम बात करें, तो शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, तमाम कलाकार इन फिल्मों के ज़रिए सिनेमा में आए और आज उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो जो दर्शक है उसे अगर हम यथार्थपरक सिनेमा भी पेश करेंगे तो वो उसे उसी तरह स्वीकार करेगा, उसका स्वागत करेगा। भले दूसरी तरफ कमर्शियल सिनेमा की जो मनोरंजक धारा है वो भी अंडर करंट में बहती रहेगी। तो दोनों सिनेमा लगभग समानांतर हैं। और आज के दौर की अगर हम बात करें, चाहे भाषाई संवेदना की जब हम बात करते हैं, तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि फिल्मकार बहुत चौकस है और वो इस बात को पूरा प्रयास कर रहा है कि किस तरह दर्शक
अपनी फिल्म के साथ, उस फिल्म के साथ जुड़े, क्योंकि रोज़ नए कथानक बदल रहे हैं, नई फिल्में आ रही है, नए प्लेटफॉर्म हो गए, नए माध्यम हो गए, तो हर नई फिल्म नया दर्शक वर्ग खड़ा कर रही है और वो दर्शकों की आवाज़ को पर्दे पर पेश करने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उससे जुड़ें।